अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना बहुत ज़रूरी है जो कि थ्रू आउट इस चैप्टर हम लोग यूज़ करेंगे। ऑल्दो ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन है उसके लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस चैप्टर में जी के साथ डिनोट की जाएगी, और न्यूट्रॉन्स की जो है वो ए माइनस जी जो है वो न्यूट्रॉन के बराबर कंसिडर की जाएगी। इसमें ए आपके पास एटॉमिक मास जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये कंबाइन है जिसको आप लोग एटॉमिक मास कहते हैं। और ये आपके पास जो जी है वो आपके पास एटॉमिक नंबर को मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इसकी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये आपके पास कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो जी के साथ इधर रिप्रेजेंट किया जाएगा और एटॉमिक मास इधर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये इधर फर्दर लिखा हुआ है कि आपके पास जो ए है वो आपके पास मास नंबर या एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फिर इसमें एक ये चीज़ आ जाती है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो आप अगर इनको कंबाइन बोलोगे तो आप न्यूक्लियॉन्स बोलोगे। मीन्स के हीलियम एक एटम है, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? 4 होंगे। इसी तरह ये आपके पास एक लिथियम है, ये इसका देखें, ये एटॉमिक नंबर है और ये आपके पास मास नंबर है। तो आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करना है? अगर आपने इसको करना है तो 7 - 3 करेंगे तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 इसकी क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है अकॉर्डिंग टू दिस। ये आपके पास न्यूट्रॉन का है फार्मूला कि कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपके पास एटॉमिक मास होता है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये आपके पास एटॉमिक नंबर होता है जो कि सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। मज़ीद आप लोग फेमिलियर हो इस चीज़ से कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोटॉन को कहते हैं, और जो न्यूट्रल एलिमेंट होता है न्यूक्लियस में उसको, ये न्यूक्लियर पार्टिकल बेटर होगा कहना, उसको न्यूट्रॉन के साथ डिनोट करते हैं। अच्छा, फिर ये है कि न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी लाया करती है जो कि बेसिकली क्वार्क्स के दरमियान होती है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी गवर्न करते हैं कुछ पार्टिकल जो कि बीटा डीके, या जब बीटा डीके होगा तो वो वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। ये बाद में हम लोग इसी चैप्टर में आगे स्टडी करने वाले हैं। ये एक इसकी डायग्रामेटिकल व्यू है। यहाँ पे ये न्यूक्लियर का सारा पोर्शन है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई कर रहे हैं। न्यूट्रॉन को इधर इस ब्लू के साथ शेडेड किया गया है, प्रोटॉन को इस कलर के साथ शेडेड किया गया है, और इलेक्ट्रॉन को इसके इस तरह ऑर्बिटल में मूव करते हैं, ये दिखाया गया है। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। तो ज़्यादातर इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये जो न्यूक्लियस है इसी को स्टडी करेंगे। अब हम मास डिफेक्ट को स्टडी करने वाले हैं, मास डिफेक्ट को। अच्छा, मास डिफेक्ट एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल पे बेस करती है, और वो ये है कि ये बहुत ही एक ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक कंबाइन ऑब्जेक्ट है, उसका मास आप कर लें और उसके आप पार्ट्स में डिवाइड कर लें, उसका मास कर दें, तो आपके पास हमेशा क्या होता है? वो बराबर होता है। लेट्स सपोज आपके पास ये डस्टर है, एक ये डस्टर है आपके पास, इसका आपने मास कर लेना है, और फिर क्या करना है? आपने इसको
मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लें। लेट्स सपोज हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये अंडरस्टूड है कि जो इसका मैथ्स होगा, कंबाइन मैथ्स होगा, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन तो यही कहती है, वो बराबर होगा किसके, जो हमने इसको तीनों पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसके बराबर होगा डेफिनेटली। लेकिन जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं या जब हम न्यूक्लियर फिज़िक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसा फिनोमेना नहीं होता। हमारे पास ये जो 3 ब्लॉक हैं, ये इनका मैथ ज़्यादा हो जाता है, इंडिविजुअली इनका मैथ ज़्यादा हो जाता है। जब आप इन तीनों को मेजर करेंगे तो वो ज़्यादा मैथ्स के होंगे, और ये जो ओवरऑल है, जो कंबाइन है, जिसमें ये तीनों लाए कर रहे हैं, उसका मैथ्स कम होता है। तो ये इस पिक्चर से आपको और भी वाज़ेह हो जाएगा। ये देखिए आपके पास ये जो 4 हैं ये पार्टिकल हैं। ये अगर आप एग्जांपल ले लें हीलियम की, तो उसमें 4 न्यूक्लियॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। उसका मैथ ये देखें ये ज़्यादा है, और जो ओवरऑल कंबाइन है, ये इसकी कंबाइन पिक्चर है, तो उसका मैथ क्या है, कम है। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो डिफरेंस है इंडिविजुअल मैथ्स में, वो ज़्यादा अपीयर होता है, और जो ओवरऑल मैथ्स है वो कम अपीयर होता है। मीन्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप अलग से मेजर करते हो अलग, तो वो फिर ज़्यादा मैथ्स अपीयर होता है। लेकिन आप ओवरऑल उनको जब कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाते हो तो वो कम मैथ्स अपीयर होता है, और अलग अलग मैथ्स ज़्यादा अपीयर होता है। तो ये जो मैथ्स डिफरेंस है, इसी को बेसिकली मैथ्स डिफेक्ट बोलते हैं। ये मज़ीद आप लोग देखें मैथ्स डिफेक्ट, इसमें क्या है आपके पास, इसमें ये किसके बराबर होते हैं, मैस ऑफ न्यूक्लियस। जो ओवरऑल न्यूक्लियस है उसका मैस कम होता है। वही मैंने आपको एग्जांपल दी, जो ओवरऑल डस्टर है उसका मैस कम है। किससे, सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियन, जब मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया उससे। मीन्स के जो 3 पार्ट मैंने डिवाइड किया था डस्टर के, उनका मैस ज़्यादा है इन 3 पार्ट का, और जो ओवरऑल डस्टर का मैस है वो कम है, ये ज़्यादा है। और ये आपके पास क्या है, ये ज़्यादा है, तो मैं इसको ऊपर अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जबकि इसको कंबाइन है जो, वो आपके पास ये इसका जो डस्टर का ओवरऑल मैस है वो कम है। तो ये जो ओवरऑल है इसको आप लोग न्यूक्लियस का नाम दे दें, ये कम है। ये देखिए मैस ऑफ न्यूक्लियस कम है, और जो मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जो अलग अलग पार्टिकल का मैस है, वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंट इन मैसेज हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस मैस में है, जो कि ये आपके पास ज़्यादा है पार्टिकल का इंडिविजुअल से, तो ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं मैस डिफेक्ट, ठीक है। और इसको डेल्टा एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेल्टा एम किसके बराबर है। ये मैंने आपको बताया था, मैस डिफेक्ट को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किसके बराबर है, मैस ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स। अब फ्री न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन से आ जाएंगे, मैस ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स, जब वो अलग अलग थे उनका मैस, माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, ओवरऑल जो न्यूक्लियस का मैस है ये इसके बराबर है। अब ये मैस ऑफ न्यूक्लियस, मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, और ये माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में किसके बराबर होता है, न्यूक्लियस आपके पास, न्यूक्लियस का जो ओवरऑल मैस होता है, पहले इधर देखें, एटम किसके बराबर होता है, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका जो असम्बलेज है वो एटम बनाता है। अगर मैंने न्यूक्लियस फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, एटम किस साइड पे ले जाएं, एटम और माइनस इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा इधर से। तो आपके पास जो न्यूक्लियस है वो एटम माइनस इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। तो ये देखिए आपके पास इधर न्यूक्लियस किसके बराबर है, एटम माइनस इलेक्ट्रॉन।
इधर मैस ऑफ न्यूक्लियस है तो इधर मैस ऑफ एटम माइनस मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास एक सिंपल फार्मूला है मैस डिफेक्ट कंट्रोल कैलकुलेट करने का। मैस ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब यहाँ से देखिए आपकी बुक से सेम वही फार्मूला है। मैस डिफेक्ट किसके बराबर है, ये प्रोटॉन का मैस है। ये बेसिकली आपके पास जो एक प्रोटॉन का मैस है उसको mp के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे z डिनोट करता है कि कितने नंबर हैं प्रोटॉन के, मीन्स कि अगर 6 प्रोटॉन है तो z इधर 6 होगा। और यहाँ से ये वाला जो है प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन है तो mn इसमें रिप्रेजेंट करेगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए अगर वो 6 न्यूट्रॉन है तो a माइनस z का जो फैक्टर है वो बेसिकली मोर देन 1 न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो वो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपीज़ है तो 5 टॉफ़ीज़ की कीमत कितनी रुपीज़ होगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो वो 10 होगा। सेम इज़ द केस हेयर कि एक न्यूट्रॉन इतने mn के बराबर है तो 6 न्यूट्रॉन किसके बराबर हो गए, a माइनस जी न्यूट्रॉन के। ये देखें ये किसके बराबर है, यहाँ तक ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन्स के अलग अलग, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस है ये अलग अलग है। वो सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके मैस के, ओवरऑल जो न्यूक्लियस का मैस है उसमें से। तो यही मैंने आपको स्लाइड्स में बताया है कि ये आपके पास जनरल फार्मूला है। मैस ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ ओवरऑल न्यूक्लियस, ये आपके पास है मैस डिफेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरह है आपके पास इसका फार्मूला। अब हम मज़ीद बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बाइंड करने के लिए यूज़ होती है, या जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रहने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहती है। बाइंडिंग जैसे नाम से ही जाहिर है, बाइंड, टू बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। वो किसके बराबर होती है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन। ये आपके पास किसके बराबर होती है, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये आपके पास जो डेल्टा एम है वो आपके पास क्या है, मैस डिफेक्ट है। एम फॉर मैस और डी फॉर डिफेक्ट, मैस डिफेक्ट है। इधर आप क्या करेंगे, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है मींस के आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको मैस डिफेक्ट वाली जो कैलकुलेशन है उसके साथ सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो वो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो इसके बाद ये समझने वाली बात है कि अगर पार्टिकल फ्यूज होंगे तो हमेशा क्या होगा, मीन्स कि अगर पार्टिकल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बनेंगे और एक न्यूक्लियस में कंबाइन होंगे तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, एनर्जी लॉसेस होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर इससे रिवर्स होगा जो प्रोसेस जिसमें एक न्यूक्लियस है आपके पास, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये देखें आप लोग, आपके पास जो एनर्जी है वो मैंने अभी जो आपको बताया है कि इसमें ये आपके पास जो मैस डिफेक्ट टर्म है ये किसके बराबर है। ये जो सारी कैलकुलेशन है यहाँ तक हमने क्या किया है, अलग अलग ये देखें, मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन और मैस ऑफ न्यूक्लियस है। जो अभी तक हमने क्या किया है, सब के साथ इंडिविजुअली सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया है। मैस ऑफ प्रोटॉन के साथ भी सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है, न्यूट्रॉन के जो मैस है ओवरऑल उसके साथ भी सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है, और जो न्यूक्लियस से कंबाइंड मैस है उसके साथ भी सी स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, ये अभी आपके पास एक ग्राफ शो हो रहा है। तो ये बेसिकली ग्राफ
किस किस के दरमियान है, एक्स एक्सिस पे चार्ज नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और वाई एक्सिस पे आपके पास मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है। ठीक है, बेसिकली मास डिफेक्ट की ये बताता है कि क्या वेरिएशन होगी मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर के एलिमेंट के साथ। तो ये जो है इस साइड पे वो आपके पास मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है कि एक न्यूक्लियन में मास डिफेक्ट किस तरह वेरी करता है, वो आपके पास वाई एक्सिस में दिखाया गया, और एक्स एक्सिस पे उनका मास की बजाय प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर दिखाया गया, जिसको आप लोग जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिर्फ मैं इसी का ही आपको दिखाना चाहूँगा ये ट्रेंड। इसको बेसिकली आप मास डिफेक्ट को पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये वाई एक्सिस पे एक और तलब बात ये है कि जितना नेगेटिव नंबर में बड़ा नंबर होगा वो इतना छोटा नंबर होगा। मीन्स के ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे वो कम वैल्यू है और ये ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पे जो आयरन है उसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो सबसे कम है। पैकिंग फ्रैक्शन जिस एलिमेंट की जितनी कम होगी वो इतना ज़्यादा स्टेबल होगा। पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स आपके पास ये जो है डेल्टा एम ओवर ए मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, इसको मैं कह रहा हूँ पैकिंग फ्रैक्शन, इसका दूसरा नाम होता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। जिस एलिमेंट का जितना कम होगा वो इतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जितने भी इस साइड पे है या इस साइड पे कर्व है वो उससे एज कंपेरेटिव ज़्यादा अनस्टेबल है। सबसे ज़्यादा स्टेबल आयरन है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एलिमेंट विद स्मॉल पैकिंग फ्रैक्शन, जिस पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी इतना वो स्टेबल होगा। तो ये देखिए आयरन की सबसे कम वैल्यू है, ये सबसे बॉटम पे है। तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम है तो ये सबसे स्टेबल है नेचर में। मज़ीद ये है कि ये जो दूसरा ग्राफ है ये बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के दरमियान है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस ग्राफ के बारे में कुछ ये एस्पेक्ट हैं कि ये तकरीबन कांस्टेंट है हैवी न्यूक्लियाई के। 10% इसमें डेविएशन आती है, 10% अपर और लोअर डेविएशन है। तो दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो पीक है वैल्यू वो यहाँ पे लाया करती है आयरन पे। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कि एक न्यूक्लियन किस बाइंडिंग एनर्जी के साथ न्यूक्लियर में पाया जाता है। तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी है इसकी। और जैसे जैसे हम लोग इससे आगे मूव करेंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू है आपके पास यूरेनियम 238 जिसका एटॉमिक मास है, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। तो ये तो था इसका दूसरा बिहेवियर। और तीसरा बिहेवियर ये है कि यहाँ से इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन या एटम को मूव करें तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी आयरन तक आते आते। ये कैसे ज़्यादा होगी, इसका दूसरा इफेक्ट ये है या दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इस डायरेक्शन में
फ्यूजन होगी, एटम कंबाइन करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फिशन होगी। मीन्स कि न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल जाएगा। फिशन मीन्स के न्यूक्लियस पार्ट्स में डिवाइड होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड होगा। और ये फ्यूजन मीन्स के जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कंबाइन होकर न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगी। तो ये एक बात है गौर तलब। मज़ीद इसके बारे में लास्ट बात ये है कि जिस एटम के जो पार्टिकल हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी, इट्स मीन कि वो इतने ज़्यादा टाइटली बाउंड है। इतने ज़्यादा टाइटली बाउंड का मतलब है कि उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है कि वो, अगर ये लेट्स सपोज, इसको मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, ये एक फ्यूज्ड हैं आपस में, तो ये इनको बाइंडिंग एनर्जी जिसके साथ ये लेट्स सपोज ये फ्यूज़ हैं, वो आपके पास आयरन की एग्जांपल लेता हूँ, 8.6 है। 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले एनर्जी थी जिसके साथ ये फ्यूज़ हुए। 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी रिक्वायर जिसके साथ ये फ्यूज़ हुए। अब इनको अगर ब्रेक करना है, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करना है अलग अलग, तो फिर भी 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी रिक्वायर होगी टू सेपरेट देम। एनर्जी मस्ट बी रिक्वायर्ड इक्वल टू एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू फ्यूज देम इनटू द न्यूक्लियस। तो ये आपके पास इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट आ जाएगा इस तरीके के साथ। आज का लेक्चर इधर ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।